स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू यूपीएससी सीएसई स्टडी IQ। माय नेम इज प्रीति चौधरी और आज हम करने जा रहे हैं कंप्लीट ओशियानोग्राफी। नाउ व्हाट इज ओशियानोग्राफी और क्या क्या हम इसमें पढ़ते हैं यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, सबसे पहले हम यही क्लियर करते हैं। तो ओशियानोग्राफी की जब हम बात करते हैं तो इट्स ऑल अबाउट ओशियंस, बेसिकली ओशियंस की स्टडी। जब हम ग्राफी, ये जो शब्द है ये आया है ग्राफीन से, जिसका मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। तो बेसिकली डिस्क्रिप्शन ऑफ ओशियंस इज कॉल्ड एज ओशियानोग्राफी, महासागरों का डिस्क्रिप्शन। तो आज की क्लास में हम यही पढ़ने वाले हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग। तो जल्दी से क्लास को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि हर एक बच्चा एक ही बार में, बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक टॉपिक को थोड़ा सा कवर करते हैं, फिर अगली क्लास में करते हैं, नेक्स्ट क्लास में करते हैं, तो हम लास्ट क्लास का भूल जाते हैं। तो ये टेंडेंसी जो हमारी जनरली ब्रेन की, माइंड की होती है, ये भी ना हो, इसीलिए आपकी ये सीरीज इस तरीके की है, ज्योग्राफी इन 28 आवर्स, जहां पर हम आपका एक टॉपिक एक साथ कवर कर सकें। लाइक ओशियानोग्राफी, डिस्क्रिप्शन ऑफ ओशियंस। क्यों जरूरी है यूपीएससी में ओशियंस का डिस्क्रिप्शन? क्यों हमें इतना इंपॉर्टेंट है, इतना सिग्निफिकेंट है? तो डेफिनेटली क्योंकि वाटर ही आपका कवर करता है 71% ऑफ द अर्थ सरफेस, जिसमें डोमिनेट करता है पैसिफिक ओशियन। तो अगर ये सीक्वेंस पूछ लिया जाए तो डोमिनेट करता है पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, उसके बाद आपका आता है यहां पर अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर, देन इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, और फिर आपका आर्कटिक ओशियन एंड देन रिमेनिंग पार्ट। लगभग 35% जो आपका है वो पैसिफिक ओशियन डोमिनेट कर रहा है एक तरीके से। 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। यस, और इसीलिए हमारी पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। तो ब्लू प्लैनेट हमारे अर्थ को कहा जाता है। नाउ वी ऑल नो दैट आवर अर्थ इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 हेमिस्फीयर, नदर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। और नदर्न हेमिस्फीयर को कहा जाता है कॉन्टिनेंटल हेमिस्फीयर। तो ये जो आपका इक्वेटर से नॉर्थ वाला पार्ट है, नॉर्थ पोल तक, नदर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध है, एंड दिस इज सदर्न हेमिस्फीयर दक्षिणी गोलार्ध। नदर्न हेमिस्फीयर आपका 40% लैंड है, कॉन्टिनेंट है, एंड 60% ओशियंस, महासागर से बना है। क्योंकि इसमें ज्यादा लैंड वाला पार्ट है एज कंपेयर टू सदर्न हेमिस्फीयर, तो इसको कहा जाता है कॉन्टिनेंटल हेमिस्फीयर, महाद्वीपीय गोलार्ध। लेकिन जब हम सदर्न हेमिस्फीयर की बात करते हैं तो दिस इज कवर्ड, इसका 80% जो है वाटर, एंड दैट इज व्हाई दिस हेमिस्फीयर इज कॉल्ड एज ओशियनिक हेमिस्फीयर या फिर वाटर हेमिस्फीयर, क्योंकि काफी लार्ज पोर्शन वाटर से ढका हुआ है, वाटर से कवर्ड है। और इसीलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओशियंस की स्टडी करना या फिर इनको डिस्क्राइब करना। तो आज की क्लास में हम यही करने वाले हैं। तो हम ओशियंस के बारे में कवर करना है, मेजर एंड माइनर रिलीफ फीचर्स, टेम्परेचर एंड सैलिनिटी ऑफ ओशियंस, एंड देन ओशियनिक करंट्स, डाउन वेलिंग, अप वेलिंग, साथ ही हम आपका वो भी कवर करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को PDF मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, यूपीएससी विद प्रीति मैम, और साथ ही आप सभी मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पर भी, यूपीएससी विद प्रीति मैम, इसी यूजर नेम के साथ। लेकिन अगर आप सभी को किसी भी बैच में एनरोल करना है स्टडी IQ के, तो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप सभी को याद रखना है PTC लाइव कोड। जैसे कि फास्ट ट्रैक बैच, अगर आप 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो अभी भी आपके पास थोड़ा ही समय है, कुछ ही समय है कि आप एडमिशन लेकर एक सीरियस एस्पिरेंट की तरह तैयारी कर सको, एक प्रॉपर एडिक्वेट क्वालिटी मटेरियल आपके पास हो एक तरीके से, साथ ही आपको गाइडेंस मिले, मेंटोरशिप मिले, प्रीलिम्स और मेंस का जो गैप है वो भी इस बार कम है, तो आप उसको भी सही से यूटिलाइज कर सको। और उसके लिए फास्ट ट्रैक बैच में आप अभी भी एडमिशन ले सकते हो, मैक्सिमम डिस्काउंट आप सभी को मिल जाएगा PTC लाइव कोड लगाकर। स्टडी IQ हमेशा से माना गया है बेस्ट मटीरियल के लिए, बेस्ट एक्सपर्ट्स, सब सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के लिए। तो उसका फायदा आप सभी अगर चाहते हो लेना, तो आप सभी के हाथ में है अभी भी अपनी प्रिपरेशन को एक स्ट्रीमलाइन करने का या फिर एक नई दिशा देने का। हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, जो कि आज का है ओशियानोग्राफी, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे मेजर एंड माइनर रिलीफ फीचर्स। तो मेजर रिलीफ फीचर्स मतलब जो आपके कुछ मुख्य राहत फीचर्स हैं बेसिकली। जैसे कि मेजर रिलीफ फीचर्स को हम डिवाइड कर सकते हैं 4 या फिर 5 पार्ट्स में।
अब ये ओशियनिक रिलीफ फीचर्स होते क्या हैं? तो जो डिफरेंट फीचर्स प्रेजेंट हैं, जैसे लैंड पे आपके होता है माउंटेन्स प्रेजेंट है, ठीक है, कोस्ट आपकी अलग अलग टाइप की होती है, उसी तरीके से ओशियंस महासागर में भी कुछ अलग अलग राहत फीचर्स हैं। यस एवरीवन, प्लीज कमेंट बॉक्स का यूज करते रहिए, जिससे कि आप सभी इन चीजों को रिवाइज भी करते रहो, बिकॉज एट द एंड आप सभी खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। आप सभी को पता है कि आपका रिजल्ट आना है, किसी और का नहीं आना है। अगर वहां नाम होगा लिस्ट में तो भी आपका होगा, अगर नहीं होगा, कोई फेलियर होगा तो वो भी आप ही होगे। तो मेहनत भी आप सभी को सबसे ज्यादा करनी है अपने लिए, ठीक है। तो जब हम ओशियनिक रिलीफ फीचर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले आते हैं मेजर रिलीफ फीचर्स, कुछ मुख्य रिलीफ फीचर्स, मतलब प्रमुख रिलीफ फीचर्स। तो मेनली 4 मेन रिलीफ फीचर्स आर देयर। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, महाद्वीपीय शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, महाद्वीपीय ढलान, कॉन्टिनेंटल राइज है, महाद्वीपीय उत्थान, या फिर डीप सी प्लेन भी होता है आपका, जिसको हम क्या कह देते हैं? गहरे समुद्र का मैदान, या फिर अबाइसल प्लेन भी बोल देते हैं। नाउ व्हाट आर दीज? बेसिकली वी ऑल नो दैट हियर वी हैव लैंड, यहां पर हमारी कोस्ट है, फिर ये आपका इस तरीके से ढलान आती है। जब हम ओशियन की बात करते हैं तो आपका इस तरीके से मान लीजिए ओशियन महासागर की स्टार्टिंग हो रही है, दिस इज एन ओशियन एंड दिस इज लैंड। तो वो पार्ट बेसिकली आपका जहां पर ओशियन की स्टार्टिंग हो रही है, महासागर की शुरुआत हो रही है एक तरीके से, दिस शैलो रीजन, दिस शैलो पार्ट इज कॉल्ड एज कॉन्टिनेंटल शेल्फ। इसको कहा जाता है महाद्वीपीय शेल्फ। जो ये शैलो रीजन है आपका, एक उथला रीजन है, कम डेप्थ वाला, सबसे कम गहराई वाला, जहां से ये जो लैंड है आपकी महासागर की तरफ मूव कर रही है टुवर्ड्स द ओशियन, जो आपका पार्ट जा रहा है। इसके बाद जो ये ज्यादा ढलान वाला रीजन आता है, इसको कहा जाता है कॉन्टिनेंटल स्लोप, महाद्वीपीय ढलान। पहले हम लेमन टर्म में समझेंगे कि ये होते क्या है महाद्वीपीय ढलान। अब ये कॉन्टिनेंटल स्लोप जहां खत्म हो रहा होगा और एक डीप सी प्लेन रीजन आ जाएगा, जैसे यहां पर आपकी लैंड पर मैदानी क्षेत्र, प्लेन रीजन ऑलमोस्ट, वैसे ही महासागर में भी जो नीचे आपका रीजन होगा, ठीक है, इसको कहा जाता है डीप सी प्लेन या फिर एबाइसल प्लेन्स, गहरे समुद्र के मैदान। और जहां से ये स्टार्ट हो रहा है और स्लोप खत्म हो रहा है, उसको कहा जाता है कॉन्टिनेंटल राइज, महाद्वीपीय उत्थान। तो ये आपके मेजर रिलीफ फीचर्स हैं विच वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन। तो स्टार्ट करते हैं विद कॉन्टिनेंटल राइज, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, महाद्वीपीय शेल्फ। तो ये बेसिकली सी की तरफ, समुद्र की तरफ एक्सटेंशन होता है लैंड का। दिस इज द सीवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द कॉन्टिनेंट, क्लियर है, ऑक्यूपाइड बाय रिलेटिवली शैलो वाटर, उथला पानी, कम गहराई वाला आपके यहां पर वाटर बॉडी होती है। जो एवरेज विड्थ है इसकी, इट इज अराउंड 80 किलोमीटर, मतलब औसत ऊंचाई होती है लगभग 80 किलोमीटर की। जो डेप्थ है, जो गहराई है, वो वेरी करती है। हो सकता है बहुत ही गहराई बहुत कम हो, लाइक 30 मीटर, सिर्फ 30 मीटर तक की, लेकिन कुछ एरियाज में, कुछ क्षेत्रों में ये गहराई आपकी काफी ज्यादा हो सकती है, एज डीप एज 600 मीटर। तो 30 मीटर से लेकर 600 मीटर, 600 मीटर्स तक द डेप्थ कैन बी देयर। कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स यानी महाद्वीपीय शेल्फ की जब हम बात करते हैं, आई होप सभी को क्लियर है। महाद्वीपीय शेल्फ, इसकी विड्थ कितनी होती है? 80 किलोमीटर। यू ऑल नीड टू रिमेंबर, डेप्थ 30 मीटर से 600 मीटर तक होती है। यहां पर जो ढलान, जो ग्रेडियंट है, जो चेंज ऑफ स्लोप है, वो बहुत कम होता है, 1 डिग्री उससे कम, ठीक है, 1 डिग्री या फिर उससे भी कम होता है। समझ में आया सभी को? क्लियर है? तो ये हमने आपका कवर करा अबाउट कॉन्टिनेंटल शेल्फ। नाउ टॉकिंग अबाउट कॉन्टिनेंटल स्लोप, महाद्वीपीय ढलान की जब हम बात करते हैं, तो ये वो रीजन है जो मेनली कॉन्टिनेंटल शेल्फ, महाद्वीपीय जो आपका शेल्फ है, उसको कनेक्ट कर रहा है ओशियन बेसिन से, नीचे वाला जो ओशियन का तल है एक तरीके से। नाउ
द डेप्थ ऑफ द स्लोप, इसकी गहराई कितनी होती है? तो डेफिनेटली ज्यादा होगी शेल्फ से, तो इसकी गहराई इज बिटवीन 200 and 3000 मीटर्स। डेप्थ ऑफ कॉन्टिनेंटल स्लोप इज बिटवीन 200 and 3000 मीटर्स। ठीक है, जो सीवर्ड एज है कॉन्टिनेंटल स्लोप का, मतलब और समुद्र की तरफ जो साइड है कॉन्टिनेंटल स्लोप की, महाद्वीपीय ढलान की, ठीक है, लूजेस ग्रेडियंट, मतलब वो ढलान कम होता चला जाता है, एंड गिव राइज टू कॉन्टिनेंटल राइज, फिर आपका आता है महाद्वीपीय उत्थान। समझ में आया? महाद्वीपीय ढलान कॉन्टिनेंटल स्लोप बेसिकली ज्यादा डीपर आपका है एज कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल स्लोप टू शेल्फ। 200 से 3000 मीटर के बीच में इसकी गहराई हो सकती है, और इसके बाद कॉन्टिनेंटल राइज आपका आता है, और उसके बाद आता है अबाइसल प्लेन, जिसको हम कहते हैं डीप सी प्लेन, गहरे समुद्र का मैदान। अब ये गहरे समुद्र का मैदान क्या है? जैसे हमारे यहां पर मैदानी रीजन है, उसी तरीके से बेसिकली एक उबड़ा खाबड़ प्लेन होता है, द अनड्यूलेटिंग प्लेन। डेफिनेटली ये ज्यादा डेप्थ पर होगा और ज्यादा गहराई पर है, तो इट लाइज 2 to 3 माइल्स बिलो सी लेवल। जो समुद्र का स्तर है उससे 2 से 3 माइल्स, 3 मील बेसिकली नीचे तक हो सकता है ये, और यही कवर कर रहा है 2/3 ऑफ द ओशियन फ्लोर। जो महासागर का तल है उसका 2/3 पोर्शन यही कवर करता है डीप सी प्लेन, जो आपके गहरे समुद्र के मैदान है। ठीक है, और इसी को अबाइसल प्लेन भी जनरली टर्म किया जाता है। ओके, इन्हीं रीजन्स को स्मूदेस्ट और फ्लैटेस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। क्लियर है? दे आर द फैटेस्ट एंड स्मूदेस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड। तो अबाइसल प्लेन और डीप सी प्लेन्स काफी ज्यादा डेप्थ पर प्रेजेंट होता है, 2 to 3 माइल्स, ठीक है, बिलो सी लेवल, समुद्र स्तर के नीचे। ठीक है, यही मेजर पोर्शन कवर कर रहे हैं ओशन फ्लोर का, और इसी को फैटेस्ट और स्मूदेस्ट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड भी कंसिडर किया जाता है। अब कितनी गहराई होती है ये वैसे हमने जनरली डिस्कस कर लिया आपकी, ठीक है, 2-3 माइल्स बिलो सी लेवल। द डेप्थ वेरी बिटवीन 3000 and 6000 मीटर, एंड दीज प्लेन्स आर कवर्ड विद फाइन ग्रेन सेडिमेंट्स। यहाँ पर क्ले, सिल्ट, ये सब प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो आपका वाटर लेकर आता है। नाउ अब यहां पर आपका एक और टर्म आता है ओशियनिक डीप्स, कि ये ओशियनिक डीप्स क्या होते हैं? तो ओशियनिक डीप बेसिकली जो आपकी गहराई में और फीचर्स प्रेजेंट है, लाइक ट्रेंचेस, खाई हो सकती है वहां पर भी। ठीक है, तो लॉन्ग, नैरो, लंबे और संकीर्ण जो आपके ट्रेंचेस, खाइयां जो प्रेजेंट हैं, जो कि काफी डीप चली जाती हैं, दैट प्लंज एज ग्रेट एज डीप ओशियन डीप्स, दे आर सम 3 to 5 किलोमीटर डीपर देन द सराउंडिंग ओशियन फ्लोर। जो सराउंडिंग ओशियन फ्लोर है, महासागर का तल है, उससे भी ये लगभग 3 से 5 किलोमीटर डीपर होती हैं और गहराई पर प्रेजेंट होती हैं। इनको कहा जाता है ओशियनिक डीप। सो डेफिनेटली इफ दिस इज योर ओशियन फ्लोर और यहां पर आपकी कोई खाई प्रेजेंट है लॉन्ग और नैरो, तो ये और 3 से 5 किलोमीटर डेप्थ पर होगी महासागर के तल से। इसका एग्जाम्पल मेरियाना ट्रेंच है। मेरियाना ट्रेंच जो कि आपका गुआम आइलैंड के यहां पर है, इन द पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर में। ये डीपेस्ट ट्रेंच है विद अ डेप्थ ऑफ मोर देन 11 किलोमीटर। ये सबसे गहरी खाई है एक तरीके से यहां पर, और 11 किलोमीटर की डेप्थ पर है। ओके, आई होप ये मेजर रिलीफ फीचर्स सभी को क्लियर है। सो नाउ मूविंग ऑन टू द माइनर रिलीफ फीचर्स। डेफिनेटली कुछ माइनर रिलीफ फीचर्स भी होते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर एवरीवन? मेजर रिलीफ फीचर्स सभी को क्लियर है आई होप। अब ये माइनर रिलीफ फीचर्स क्या हैं? मतलब ये इतने मुख्य, इतने प्रमुख नहीं है, छोटे मोटे रिलीफ फीचर्स एक तरीके से जो फीचर्स प्रेजेंट है, जैसे लैंड पर भी बहुत सारे फीचर्स प्रेजेंट होते हैं। एक तो मेन हो गए माउंटेन्स आपके प्रेजेंट है, प्लेन्स आपके प्रेजेंट हैं, प्लेट्यू, पठार प्रेजेंट होते हैं। वैसे ही यहाँ पर महासागर में भी कुछ मेन होंगे, मेजर लैंडफॉर्म्स होंगे, और आपके कुछ माइनर होते हैं। क्लियर है? तो अब हम माइनर रिलीफ फीचर्स कवर करने जा रहे हैं, एंड फर्स्ट वन इज मिड ओशियनिक रिजेस, मध्य महासागरीय कटक। अब ये क्या होती है? एक तरीके से हिल्स, एक तरीके से चेन ऑफ माउंटेन यहां पर भी। अब मिड ओशियनिक रिज इज कंपोज्ड ऑफ 2 चेन्स ऑफ माउंटेन्स। माउंटेन्स की 2 चेन्स होती हैं बेसिकली एक तरीके से, जो सेपरेटेड होती है एक डिप्रेशन से, एक तरीके से लाइक दिस। इसको कहा जाता है मध्य महासागरीय कटक। ये जनरली डाइवर्जेंट बाउंड्री के यहां पर देखने को मिलती है। अगर आपने क्लास ली है पहले की, मैंने बताया था, जहां पर सी फ्लोर स्प्रेडिंग होती है।
और सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी किसने दी थी, ये आप सभी कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर कर दीजिए। हु प्रपोज्ड सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी? ठीक है, तो ये जो मध्य महासागरीय कटक है इनका जनरली टेक्टोनिक ओरिजिन होता है, मतलब प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से ये आपकी बनती हैं। ठीक है, और ये एविडेंस हमें प्रोवाइड करती हैं थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक का भी। एग्जांपल, आइसलैंड अ पार्ट ऑफ द मिड अटलांटिक रिज। आइसलैंड मध्य महासागरीय कटक का ही पार्ट, इट्स अ पार्ट ऑफ मिड अटलांटिक रिज आपका जो होती है। नाउ अबाइसल हिल्स क्या होती है? अबाइसल प्लेन्स नहीं है, ये अबाइसल हिल्स हैं। हिल्स है मतलब पहाड़ी होती होंगी, तो बिल्कुल। तो यहां पर दो टाइप की हिल्स हैं महासागर के अंदर भी, जिनको हम कहते हैं सबमरीन, आपका सी माउंट और गुयोट्स। अब ये क्या है सी माउंट और गुयोट्स? बेसिकली ऐसा समझिए कि दिस इज योर सी लेवल, ऊपर का जो आपका लेवल है, और इस महासागर का भी बेस हो सकता है, लाइक दिस इज योर ओशियन। ठीक है, अब यहां पर अगर आप इमेजिन करते हो तो कोई ऐसा फीचर, बेसिकली यहां पर एक माउंटेन लाइक फीचर, एक हिली फीचर जिसकी पीक है, विद अ पीक, बेसिकली पॉइंटेड समिट है जिसको मैं बोल सकती हूं। इसको कहा जाता है सी माउंट। सी समुद्र, माउंट माउंटेन, इस तरीके से याद रखो। तो समुद्र के अंदर पर्वत एक तरीके से, बट जब ये सी माउंट इस तरीके से होगा बट फ्लैट टॉप्ड होगा, लाइक दिस, तो दिस इज कॉल्ड एज गुयोट्स। दिस इज कॉल्ड एज अ गुयोट, इनको कहा जाता है गुयोट्स बेसिकली। तो व्हाट इज अ सी माउंट? सी माउंट एक बेसिकली ऐसा माउंटेन लाइक फीचर इन द ओशियन जो कि सी लेवल से नीचे है, समुद्र के स्तर से नीचे है, बट हैविंग अ पॉइंटेड समिट, लेकिन उसकी पॉइंटेड समिट है। लेकिन जब फ्लैट टॉप्ड सी माउंट हो, मतलब सी माउंट है लेकिन इसका टॉप कैसा है? फ्लैट है, तो उसको कहा जाता है गुयोट्स। समझ में आया सभी को? और बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा जब हम पिक्चर के थ्रू देखेंगे। यहां पर देखिए सी माउंट एंड गुयोट, क्लियर है? तो दिस इज अ सी माउंट पॉइंटेड समिट के साथ, एंड दिस इज अ गुयोट फ्लैट टॉप्ड सी माउंट बेसिकली। कुछ और माइनर रिलीफ फीचर्स भी जो हमारे ओशन में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सबमरीन कैनियंस प्रेजेंट होती हैं। कैनियन जब हम बात करें, खाई एक तरीके से होती है ये, लेकिन कैनियन, जॉर्ज वैली, जो ये घाटियां होती हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है इसकी बात कर लेते हैं। जब हम बात करते हैं जॉर्ज की, तो व्हाट इज दिस? तो ये एक स्टीप नैरो वैली होती है, एक पतली सी, ठीक है, एक स्टीप होती है, मतलब जो इसका ढलान है वो काफी स्टीप होता है, और ये नैरो भी होती है, संकीर्ण भी होती है। ठीक है, कैनियन आपकी एक गहरी जॉर्ज होती है जिसमें आपकी एक नदी फ्लो कर रही हो, जिससे बेसिकली, और कैनियन का बेसिकली ऊपर वाला जो पोर्शन है वो वाइडर होता है एज कंपेयर टू नीचे वाला पोर्शन। ठीक है, जब हम वैली, घाटी की बात करते हैं तो ये मेनली माउंटेन्स के बीच में आपकी प्रेजेंट होती है। ठीक है, लाइक अ डिप्रेशन। तो ये पनडुब्बी घाटी के बारे में हमने बात करी, इस तरीके से आप यहां पर देख भी सकते हो। ओके, दिस इज अ वैली, दिस इज अ जॉर्ज एंड इट इज अ कैनियन। तो इस पर हमने बात कर ली है। नाउ अनदर माइनर रिलीफ फीचर विच इज अटॉल्स। तो अटॉल्स क्या होते हैं? अटॉल्स बेसिकली लो आइलैंड्स होते हैं। लो आइलैंड्स जो कि आपके कहां मेनली देखने को मिलते हैं? ट्रॉपिकल ओशियंस में, इन उष्ण कटिबंधीय महासागरों में। और ये जनरली कंसिस्ट होते हैं, दे कंसिस्ट ऑफ कोरल रीफ्स सराउंडिंग अ सेंट्रल डिप्रेशन। तो जनरली एक सेंट्रल डिप्रेशन होता है, सेंटर में क्या है? कुछ भी लैंड नहीं होती है, डिप्रेशन होता है एक तरीके से, और इसको सराउंड कर रहे होते हैं आपके कोरल रीफ्स। एक ऐसे लो आइलैंड को कहा जाता है अटॉल्स। बेसिकली क्या कहा जाता है? अटॉल्स। समझ में आया? अ लो आइलैंड बेसिकली जिसका एक सेंट्रल में डिप्रेशन है, एंड सराउंड क्या कर रहा है? कोरल रीफ इसको सराउंड कर रहे हैं, मूंगा चट्टानें सराउंड कर रही हैं। आई होप सभी को क्लियर है स्टूडेंट्स। ओके, तो अटॉल की हमने बात कर ली है। नाउ ये फीचर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, बट अब मेजर और माइनर रिलीफ फीचर्स के साथ साथ कुछ डिपॉजिट्स भी आपके महासागर के तल पर, ओशन फ्लोर पर प्रेजेंट होते हैं। देयर आर सम डिपॉजिट्स, ओशनिक डिपॉजिट्स जिनको हम कहते हैं, प्रेजेंट ऑन दी ओशन फ्लोर।
ये मेनली 3 टाइप के हो सकते हैं, लाइक आपकी मड्स हो सकती है जो आपने सुना होगा, ऊजेस हो सकते हैं और क्ले हो सकती हैं। तो व्हाट आर ओशनिक डिपॉजिट्स ऑन द ओशियन फ्लोर? तो दीज आर द मटीरियल्स eroded from the earth, मेनली लैंड पार्ट से, जैसे कि उनको इरोजन किया गया है, एंड आर नॉट डिपॉजिटेड बाय रिवर्स, और उनको डिपॉजिट नहीं हुआ है वो मटीरियल नदियों द्वारा एट द कोस्ट, तट पर, एंड इवेंचुअली ड्रॉप्ड ऑन द ओशियन फ्लोर। किस पर आकर डिपॉजिट हुआ, ये किस पर आकर हो गया, ड्रॉप किया गया, महासागर के तल पर। तो अब इसके जैसे कि मैंने आपको बताया मड्स, ऊजेस एंड क्लेज, ये क्या है? तो देखिए आपका मड्स जिनको बोला जाता है टेरिजीनियस डिपॉजिट्स, मेनली क्या कहा जाता है, टेरिजीनियस डिपॉजिट्स, मतलब वो जमाव जो लैंड से डिराइव हुए हो, द डिपॉजिट्स डिराइव फ्रॉम लैंड। तो टेरिजीनियस डिपॉजिट कहा जाता है जनरली मड को। Now we also have oozes here like this, calcareous oozes यहां पर आपके प्रेजेंट है। oozes, O for ocean भी है। तो oozes ऐसे डिपॉजिट्स हैं जो डिराइव हो रहे हैं फ्रॉम दी ओशियंस, जो ओशियन से ही आकर यहां ड्रॉप हुए हैं, महासागर से ही आकर यहां पर ड्रॉप हुए हैं, और इसलिए इनको कहा जाता है पेलेजिक डिपॉजिट्स। क्या कहा जाता है? पेलेजिक डिपॉजिट्स। क्लियर है? साथ ही कुछ क्ले भी प्रेजेंट होती है अलग अलग कलर की, लाइक रेड क्ले। ओके एवरीवन, तो इस तरीके से आपका मेनली मड जो लैंड से डिराइव हुई है तो यहां पर प्रेजेंट होती है, लैंड के नजदीक, आपके कोस्ट के नजदीक। ओशियन से डिराइव होने वाले थोड़े और आपके यहां पर पाए जाएंगे। ठीक है, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। द मड्स, जिसको कहा जाता है टेरिजीनियस डिपॉजिट्स, डिपॉजिट्स डिराइव्ड फ्रॉम द लैंड। ठीक है, एंड दे आर मेनली डिपॉजिटेड ऑन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, मेनली महाद्वीपीय शेल्फ पर डिपॉजिट होता है मड। इसके भी अलग अलग कलर हो सकते हैं, लाइक ब्लू, ग्रीन। ठीक है, केमिकल कंटेंट कैसा है उसके बेसिस पर। नाउ ऊजेस, ऊजेस का मतलब है ओशियनिक डिपॉजिट्स, जो महासागरीय जमाव है, मतलब डिराइव्ड फ्रॉम द ओशियन, और इसलिए थोड़ा और डीपर पार्ट में आपका पाया जाता है। क्लियर है? समझ में आया सभी को? एंड नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट क्ले, जो कि आपका नेक्स्ट पार्ट है ओशियनिक डिपॉजिट्स का। ठीक है, तो ये मेनली रेड क्ले की फॉर्म में अकर करती है और ज्यादा डीपर पार्ट में होती है ओशन बेसिन के। पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा देखने को मिलती है पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर में। क्लियर है? तो यहां पर अब हम कवर कर चुके हैं एक पोर्शन आपका ओशियंस का, ओशियनोग्राफी का। यस एवरीवन, मेजर रिलीफ फीचर्स, माइनर रिलीफ फीचर्स एंड देन ओशियनिक डिपॉजिट्स, ये हमने कवर किया। सेकेंड पोर्शन आपका ओशियनोग्राफी में आता है, विच इज टेम्परेचर एंड सैलिनिटी ऑफ ओशियन, महासागरों का तापमान और लवणता। जब हम ओशियंस के टेम्परेचर और सैलिनिटी की बात करें तो क्या ट्रेंड है कि कैसे टेम्परेचर, बिकॉज दिस, सपोज करिए दिस इज योर ओशियन, ये एक महासागर ओशियन। अब इसमें जब हम डेप्थ पर जाते हैं तो क्या ट्रेंड रहता है टेम्परेचर का और क्या ट्रेंड रहता है सैलिनिटी का? क्या टेम्परेचर डिक्रीज करता है या फिर इंक्रीज करता है? क्या सैलिनिटी डिक्रीज करती है या इंक्रीज करती है? ये जानना जरूरी है। ट्रेंड के साथ साथ क्या क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं टेम्परेचर का एंड सैलिनिटी का डिस्ट्रीब्यूशन इन ओशियंस, ये भी हमें कवर करना है। तो स्टार्ट करते हैं टेम्परेचर एंड सैलिनिटी of oceans. Starting with salinity, what is salinity? Oceanic salinity, जब हम लवणता की बात करें तो क्या होती है लवणता? तो salinity is basically कि कितना salt present है, amount of dissolved salt in sea water. ठीक है, मतलब कितना अमाउंट ऑफ सॉल्ट आपका प्रेजेंट है इन ग्राम, जो डिसॉल्व्ड है इन 1000 ग्राम ऑफ सी वाटर, मतलब 1 किलो पानी में। एक तरीके से 1000 ग्राम ऑफ सी वाटर में कितना अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स प्रेजेंट है, इसको कहा जाता है सैलिनिटी या फिर लवणता। समझ में आया? मान लीजिए आपका 2 ग्राम सॉल्ट प्रेजेंट है या फिर 35 ग्राम सॉल्ट प्रेजेंट है एक महासागर में 1000 ग्राम में।
ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 35 पार्ट्स प्रेजेंट है पर 1000, और इसीलिए 35 पीपीटी में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं सैलिनिटी को। 35 पीपीटी अगर लिखा हो कहीं पर, या फिर 40 पीपीटी या 20 पीपीटी, तो उसका मतलब है 35 पार्ट्स पर 1000, मतलब 35 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सी वाटर। 35 ग्राम जो आपका डिजॉल्व्ड कंटेंट सॉल्ट का प्रेजेंट है 1000 ग्राम ऑफ सी वाटर में। आई होप सभी को क्लियर है। ओके एवरीवन, क्लियर है? तो ओशनिक सैलिनिटी होती क्या है, आई होप सभी को समझ में आ गया। नाउ दिस इज बेसिकली, ये आपका एक चार्ट जो कि एनसीईआरटी से लिया मैंने। हाईएस्ट सैलिनिटी कौन सी वाटर बॉडी में होती है, अगर ये पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा लवणता कौन से जल निकाय में है, तो इट इज लेक वैन विच इज सिचुएटेड इन टर्की, तो जो कि लोकेटेड है टर्की में। लेक वैन इज हैविंग हाईएस्ट सैलिनिटी। डेड सी आपका सेकंड नंबर पर है, एंड देन ग्रेट सॉल्ट लेक। अभी आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, होमवर्क आप सभी का है कि डेड सी कहां पर लोकेटेड है। डेड सी, वेयर इज डेड सी लोकेटेड, जल्दी से आंसर कर दीजिए। ठीक है, साथ ही मेनली कौन से सॉल्ट आपके प्रेजेंट होते हैं, तो क्लोरीन एंड देन सोडियम। क्लोरीन सबसे ज्यादा और फिर आपका सोडियम प्रेजेंट होता है। ओके, तो ये हमने कवर किया टेम्परेचर एंड सैलिनिटी। इसी के बाद नेक्स्ट, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द ओशनिक सैलिनिटी। क्या क्या फैक्टर्स हैं, कारक हैं जो महासागर की लवणता को प्रभावित करते हैं। तो फैक्टर्स लाइक इवेपोरेशन, बिकॉज मान लीजिए एक वाटर बॉडी है, दिस इज अ वाटर बॉडी, जहां पर इवेपोरेशन काफी ज्यादा हो रहा है, वाष्पीकरण मतलब काफी ज्यादा हो रहा है, ज्यादा अमाउंट में हो रहा है इवेपोरेशन। तो अगर इवेपोरेशन हो रहा है तो क्या होगा, आपका जो सी वाटर का अमाउंट है वो कम हो जाएगा, सॉल्ट आपका सेम रहेगा, और इस वजह से सैलिनिटी आपकी इंक्रीज कर जाती है। तो अगर कहीं पर किसी वाटर बॉडी में जैसे कि सैलिनिटी हो, आपका इवेपोरेशन हो रहा है, ज्यादा वाष्पीकरण हो रहा है, तो वाष्पीकरण के बढ़ने से सैलिनिटी भी बढ़ती है, लवणता भी बढ़ जाएगी। समझ में आया सभी को? तो as evaporation increases, salinity also increases. But when we talk about precipitation, अब मान लीजिए यही आपकी एक वाटर बॉडी है और यहां पर आपकी बारिश हो रही है, रेनफॉल हो रही है, जिस वजह से आपकी क्या होगा, जो वाटर है उसका अमाउंट बढ़ जाएगा ना, सी वाटर का। ठीक है, तो जिसकी वजह से सैलिनिटी डिक्रीज कर जाएगी, लवणता डिक्रीज कर जाएगी। These are some points which are very important for your prelims. Yes everyone, तो जैसे ही प्रेसिपिटेशन ज्यादा होगा, वर्षा ज्यादा होगी, पानी बढ़ जाएगा, सैलिनिटी लवणता आपकी घट जाएगी, डिक्रीज कर जाती है। अब जब हम इनफ्लक्स ऑफ रिवर्स की बात करें, रिवर्स में कैसा वाटर होता है, मेनली फ्रेश वाटर होता है, मीठा पानी। तो जब मान लीजिए इस वाटर बॉडी में रिवर आपकी आके कोई ड्रेन कर रही है, फ्रेश वाटर ला रही है, तो यहां पर आपका वाटर बढ़ जाएगा और आपका जो सैलिनिटी है वो कमी रहेगी, जिस वजह से सैलिनिटी आपकी डिक्रीज कर जाती है। सैलिनिटी डिक्रीज, लवणता घट जाती है। तो अगर वाष्पीकरण हो रहा है तो लवणता भी आपकी बढ़ जाएगी। अगर प्रेसिपिटेशन, वर्षा हो रही है, बारिश हो रहा है, तो सैलिनिटी कम हो जाएगी। अगर इनफ्लक्स ऑफ रिवर हो रहा है, कहीं पर जा उस वाटर बॉडी में नदी ड्रेन कर रही है, तो भी लवणता कम होगी, सैलिनिटी डिक्रीजेस। तो 3 फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट फैक्टर इज द डिग्री ऑफ वाटर मिक्सिंग बाय ओशन करंट। अब अगर हो सकता है यहां पर आपकी ज्यादा सैलिनिटी प्रेजेंट हो, तो जो ओशन करंट क्या कर सकते हैं, इसको मिक्स कर सकते हैं, जिसकी वजह से सैलिनिटी आपकी घट या बढ़ सकती है। क्लियर है सभी को? These are the factors affecting oceanic salinity. तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो महासागर में लवणता को प्रभावित करते हैं। Factors affecting oceanic salinity. Yes, students. क्लियर है? ओके।
तो दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग ओशनिक सैलिनिटी। लेकिन जब हम बात करते हैं ओशनिक सैलिनिटी की, हमने बात करी व्हाट इज अ ट्रेंड, बेसिकली कि आपकी सैलिनिटी में ट्रेंड क्या रहता है। तो देखिए, सपोज करिए दिस इज एन ओशियन, ये आपका एक वाटर बॉडी है। जनरली एक वाटर बॉडी में विद डेप्थ सैलिनिटी इंक्रीजेस। डिसॉल्व्ड सॉल्ट आपको ज्यादा कहां पर प्रेजेंट होता है? डेप्थ पर। तो सैलिनिटी इंक्रीज करती है विद डेप्थ। गहराई के साथ महासागर में लवणता बढ़ती जाती है। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो दिस वाज ऑल अबाउट सैलिनिटी। अब अगर हम टेम्परेचर की बात करेंगे, तापमान का क्या ट्रेंड होता है, क्या क्या आपका फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं टेम्परेचर को ओशियन की, तो इस पर भी फोकस कर लेते हैं। अच्छा, यहां पर मैंने आप सभी को बताया कि अबाउट इवेपोरेशन, जैसे कि इवेपोरेशन आपका और प्रेसिपिटेशन इक्वेटोरियल रीजन्स में ज्यादा होता है, तो यहां पर आपकी बहुत ज्यादा सैलिनिटी देखने को नहीं मिलती, क्योंकि यहां पर वर्षा भी बहुत ज्यादा अमाउंट में होती है। ठीक है, क्लियर है सभी को? जब हम ट्रॉपिकल रीजन की बात करें, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की बात करें, तो यहां पर काफी ज्यादा इवेपोरेशन होता है, वाष्पीकरण होता है, जिस वजह से सैलिनिटी आपकी कम आप ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि वाष्पीकरण हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है, तो सैलिनिटी इंक्रीजेस। क्लियर है सभी को? समझ में आया? ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट टेम्परेचर की, जो महासागर में जो तापमान होता है वो क्या क्या फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं। लाइक इंसोलेशन, डेफिनेटली जब हम इंसोलेशन की बात करें, सूर्य तप की बात करें, जैसे कि आपकी वाटर बॉडीज प्रेजेंट होंगी अलग अलग रीजन पे अर्थ पे, यहां पर आपका सन प्रेजेंट है, तो मैंने आपको बताया था एंगल ऑफ रेज आपका डिक्रीज करता है विद लैटिट्यूड। हाइयर लैटिट्यूड पर यह एंगल जो है डिक्रीज कर जाता है, तो एक तरीके से आपकी स्लैंट रेज पड़ रही होती हैं। स्लैंट रेज मतलब तिरछी रेखाएं पड़ रही हैं, और जब स्लैंट रेज तिरछी रेखाएं पड़ रही हो, तो जो इंटेंसिटी है लाइट की वो कम हो जाएगी, जिस वजह से इंसोलेशन भी कम होता चला जाता है जनरली पोल्स की तरफ, राइट? क्योंकि हमारा अर्थ टिल्टेड है, तो ट्रॉपिक्स पर आपकी इंसोलेशन काफी रहता है। ठीक है, इसीलिए टेम्परेचर भी यहां पर ज्यादा रहता है। तो इंसोलेशन जो सूर्य तप है उससे इंपैक्ट होता है, टेम्परेचर ऑफ ओशियन भी, महासागरों का तापमान भी उससे इंपैक्ट प्रभावित होता है। क्लियर है? नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट वोल्केनिक एक्टिविटीज, जब हम ज्वालामुखीय गतिविधियों की बात करते हैं, तो डेफिनेटली वोल्केनिक एक्टिविटीज क्या है? वोल्केनिक इरप्शन होता है। जैसे कि मान लीजिए ये आपका वोल्केनो है, 1 सेकेंड, समझिए कि आपका इस तरीके से ये अर्थ की क्रस्ट है, यहां पर आपका कोई छिद्र क्रैक प्रेजेंट था। अब और यहां पर क्या होगा? नीचे मैग्मा चैम्बर होगा, जहां पर पिघली हुई चट्टानें प्रेजेंट होती हैं। When this molten rock will come out, ठीक है, इट विल बी कॉल्ड एज लावा, और इस तरीके से वोल्केनिक एक्टिविटी, ज्वालामुखी एक्टिविटी आपकी होती है। जब वोल्केनिक एक्टिविटी होती है तो क्या होता है? लावा भी हॉट होता है, मैग्मा भी आपका हॉट होता है, तो ये भी क्या कर देता है? टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है। वोल्केनिक एक्टिविटी तो आपकी ओशन में भी हो सकती है, महासागर में भी हो सकती है, तो वोल्केनिक एक्टिविटी भी आपकी क्या कर देती है स्टूडेंट्स? इंक्रीज कर देती है टेम्परेचर को, तापमान को बढ़ा देती है। समझ में आया? इंसुलेशन ज्यादा तो तापमान भी ज्यादा, जनरली वोल्केनिक एक्टिविटी ज्यादा, जो आपकी ज्वालामुखी गतिविधियां हैं अगर वो ज्यादा, तो तापमान भी ज्यादा। यस एवरीवन, राइट? ठीक है, क्लियर है सभी को? तो यहां पर आपकी ये चीज भी क्लियर हो गई। नेक्स्ट पॉइंट, एंगल ऑफ रेज, जो मैंने आपको ऑलरेडी कवर कर दिया है। ठीक है, तो एंगल ऑफ रेज का भी इंपैक्ट पड़ता है। यहां पर आपका टेम्परेचर कम होगा ओशियन का, यहां वाले रीजन में ज्यादा होता है, जहां पर डायरेक्ट रेज पड़ सकती हैं, लाइक ट्रॉपिक्स। देन लैंड वाटर डिफरेंस भी है, बिल्कुल। जब हम लैंड की बात करते हैं तो लैंड आपकी जल्दी हीट अप हो जाती है, जल्दी गर्म हो जाती है। तो अगर कोई वाटर बॉडी लैंड के ज्यादा नजदीक है तो वो भी आपकी जल्दी गर्म हो सकती है।
ठीक है, क्योंकि वो भी इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, साथ ही एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन जैसे कि आपकी विंड्स, हवाएं, तो डेफिनेटली विंड भी टेम्परेचर को इम्पैक्ट करती हैं, तापमान को महासागर के इम्पैक्ट करती हैं। कोल्ड विंड आ रही है, वो क्या कर सकती हैं, आपके टेम्परेचर को रिड्यूस कर सकती हैं। हॉट विंड है, टेम्परेचर को बढ़ा सकती हैं। सिमिलरली ओशियनिक करंट्स महासागरीय करंट, अगर गर्म धाराएं हैं, वार्म ओशियनिक करंट्स है, तो टेम्परेचर को बढ़ा सकती हैं, इंक्रीज कर सकती है। अगर कोल्ड ओशियनिक करंट है तो टेम्परेचर को रिड्यूस कर सकती हैं। समझ में आया सभी को? टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस, महासागरों का तापमान वितरण, क्या क्या तत्व होते हैं, क्या क्या कारक होते हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को? और यहां पर जस्ट 1 सेकेंड, ये आपका होगा सूर्य तप। क्लियर है सभी को? सूर्य तप है। ठीक है, तो सूर्य तप, ज्वालामुखीय गतिविधियां, किरणों का कोण जो आपका है, भूमि जल अंतर जो है, भूमि और जल में अंतर, वायुमंडलीय परिसंचरण जो सर्कुलेशन है, महासागरीय धाराएं जो हैं। बेसिकली ये फैक्टर्स हैं जो इंपैक्ट करते हैं टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन को और सैलिनिटी के डिस्ट्रीब्यूशन को। वाष्पीकरण, वर्षा और नदियों का प्रवाह, महासागरीय धाराओं द्वारा पानी के मिश्रण की जो डिग्री है। तो ये फैक्टर्स अब हमने किए हैं। नाउ जैसे कि आप देख सकते हो, टेम्परेचर की बात करें तो ये वाले रीजन में हमें ज्यादा देखने को मिलता है, देन टेम्परेचर आपका रिड्यूस करता है जनरली। ओके, समझ में आया सभी को? नाउ अगर हम टेम्परेचर के ट्रेंड की बात करें, मतलब अगर हम एक महासागर में गहराई की बात कर रहे हैं, दिस इज द ओशियनिक एंड ये आपका है महासागर का फ्लोर तल। तो जब आपके हम मान लीजिए ये आपका यहां पर हम बात करते हैं, तो जब हम गहराई की बात करते हैं तो विद डेप्थ टेम्परेचर ऑफ एन ओशियन डिक्रीजेस। गहराई के साथ महासागर का तापमान घटता जाता है। लेकिन यहां पर जब हम टेम्परेचर की बात करें, विद डेप्थ टेम्परेचर डिक्रीजेस, लेकिन यहां हमें देखने को मिलती है जनरली 3 लेयर्स। 3 लेयर्स कैसे देखने को मिल रही हैं? यहां पर देखिए, तो एक लेयर ऐसी होती है फर्स्ट स्टेज जब आपका टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, लेकिन एक स्टेज आती है जब आपका रैपिड डिक्लाइन टेम्परेचर का देखने को मिलता है। रैपिड तो तापमान बहुत ज्यादा से बहुत कम हो गया। रैपिड डिक्लाइन ऑफ टेम्परेचर अकर्स बेसिकली। तो एक लेयर में, एक परत में तापमान में बहुत तेजी से आपकी गिरावट आती है और इसी को कहा जाता है थर्मोक्लाइन। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है थर्मोक्लाइन। क्लियर है सभी को? तो ये भी हम जरा कवर कर लेते हैं। देखिए, इस तरीके से 3 लेयर्स बेसिकली आपकी हो सकती हैं। जो ये वाली लेयर आती है जनरली 100 या 200 मीटर के बीच में और आपका 1000 मीटर के बीच में होती है। Thermocline, where the layer of the ocean where temperature reduces rapidly, बहुत तेजी से गिरावट आती है। समझ में आया सभी को? ओके एवरीवन, तो आई होप सभी को क्लियर है। अब आप सभी को आंसर करना है व्हाट आर दी फैक्टर्स अफेक्टिंग। देखिए हमने अभी तक क्या क्या किया, हमने स्टार्ट किया ओशियन से, महासागर से। मैंने आपको बताया व्हाट इज ओशियनोग्राफी। तो ओशियनोग्राफी इज बेसिकली डिस्क्रिप्शन ऑफ ओशियन। कुछ फैक्ट्स मैंने आपको बताया अबाउट ओशियंस, लाइक वाटर कवर करता है 71% ऑफ द अर्थ सरफेस। डोमिनेट कौन कर रहा है? पैसिफिक ओशियन कर रहा है। नदर्न हेमिस्फीयर जिसको हम कॉन्टिनेंटल हेमिस्फीयर कहते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर जिसको हम वाटर वाला ओशियनिक आपका हेमिस्फीयर कहते हैं। तो व्हाट इज ओशियनोग्राफी हमने कवर करा, राइट। देन वी मूव टू रिलीफ फीचर्स ऑफ ओशियंस। और रिलीफ फीचर्स में मैंने आप सभी को बताए मेजर रिलीफ फीचर्स। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, व्हाट आर दी मेजर रिलीफ फीचर्स। बस आपको नाम बताना है। मेजर रिलीफ फीचर्स, जो प्रमुख रिलीफ, जो राहत आपके फीचर्स हैं, वो कौन कौन से हैं? जल्दी से आंसर कर दीजिए स्टूडेंट्स।
ओके एवरीवन, तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने आंसर कर दिया है। मेजर रिलीफ फीचर्स ऑफ ओशियंस, राइट। ठीक है, तो मेजर रिलीफ फीचर्स ऑफ ओशियंस, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप है, कॉन्टिनेंटल राइज है, एंड देन आपका डीप सी प्लेन जो आपका गहरे समुद्र का मैदान है। इसके बाद हमने आपका कवर किया माइनर रिलीफ फीचर्स, जिसमें मैंने आपको बताया लाइक सबमरीन कैनियंस आपकी होती हैं, ठीक है, सी माउंट्स होते हैं, गुयोट्स होते हैं, अटॉल्स होते हैं, तो यहां पर हमने ये कवर किए। इसके बाद थर्ड आपका यहां पर पोर्शन था बेसिकली ओशियनिक डिपॉजिट्स। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, ओशियनिक डिपॉजिट्स में मैंने आप सभी को क्या बताया? डेफिनेटली तीन चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, यहां पर मड्स, ओजेस। ओजेस जल्दी से आंसर कर दीजिए, क्या होता है? टेरिजीनियस डिपॉजिट्स या फिर पेलाजिक डिपॉजिट्स? जल्दी से आंसर करिए। तो ओजेस होते हैं और साथ ही आपकी क्ले। तो ये तीन पार्ट हमने आपका कवर किया। उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन हमने आपका फोर्थ, दैट इज टेम्परेचर ऑफ ओशियनिक वाटर, and then salinity of oceanic water. क्लियर है सभी को? तो ऑलरेडी ये 5 आपके पोर्शन हम कवर कर चुके हैं। यस एवरीवन, तो ओजेस आपका क्या है? पेलाजिक डिपॉजिट्स मैंने आप सभी को बताया। तो जरूरी है, हो सकता है थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड एक क्लास में आपको ज्यादा हो जाता हो, लेकिन जरूरी भी है। तो आप क्या कर सकते हो, पेड क्लास भी ऑलमोस्ट 2 to 3 आवर्स की ही चलती है, तो इतना बैठकर पढ़ना, खुद को इतना कैपेबल बनाना, अपनी इतनी कैपेसिटी इंक्रीज करना जरूरी होता है, तो वो सभी आपको करनी चाहिए। ओके, तो ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। अभी हमें क्या कवर करना है उसकी बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमें कवर करना है ओशियन करंट्स, महासागरीय धाराएं। अब ये महासागरीय धाराएं क्या होती हैं? व्हाट आर ओशियनिक करंट्स इन रियलिटी? तो जब हम ओशियनिक करंट्स की बात करते हैं, ये यहां पर आप मूवमेंट देख रहे हो वाटर का, ये वाटर का ही मूवमेंट है। तो ओशियनिक करंट्स रेफर टू हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ वाटर, ओशियनिक वाटर का। जो ओशियनिक वाटर है, जो महासागर का पानी होता है, जो जल होता है, उसका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। तो ओशियनिक करंट्स रेफर टू हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ ओशियनिक वाटर। ठीक है, अब ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो इट इज कंसिडर्ड जनरली अप टू 100 और 200 मीटर। तो मतलब सरफेस लेयर्स की बात कर रहे हैं हम। ये महासागर में जो आपकी सतही परत है, जो ऊपर वाली 100 मीटर जनरली, या फिर 200 मीटर बहुत बार हम कभी कभी कंसिडर करते हैं, तो ऊपर वाली जो सरफेस लेयर है 100 और 200 मीटर में जो ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट वाटर का हो रहा है, इसी को कहा जाता है ओशियन करंट, महासागरीय धाराएं। बट एज यू कैन सी कि यहां पर डायरेक्शन कुछ और है, क्लॉकवाइज, और यहां पर आपको एंटी क्लॉकवाइज देखने को मिल रही है। ऐसा क्यों है, इस पर भी बात करेंगे। ठीक है, कि किस तरीके से आपका यहां पर तो लैंड है, अफ्रीका है, तो ये महासागरीय धारा इसी तरीके से जा रही है। ये यहां पर नहीं, तो हम ये सारे फैक्टर्स की बात करेंगे। तो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द ओशियनिक करंट्स। ठीक है, व्हाट आर ओशियनिक करंट्स? तो जल्दी से लिख दीजिए, ओशियनिक करंट्स बेसिकली रेफर टू हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ ओशियनिक वाटर इन द सरफेस लेयर, जनरली 100 to 200 मीटर, जो अपर मोस्ट 100 to 200 मीटर्स हैं। उसमें जो ये महासागर का जो है पानी का मूवमेंट हो रहा है हॉरिजॉन्टल, उसी को कहा जाता है ओशियन करंट्स। एंड ओशियनिक करंट्स कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, जनरली टेम्परेचर, तापमान के बेसिस पर। ये महासागरीय धाराएं 2 प्रकार की हो सकती हैं। ओशियनिक करंट्स आर लार्ज मास ऑफ सरफेस वाटर, सरफेस वाटर। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सरफेस वाटर? जो टॉप मोस्ट लेयर है महासागर की, सरफेस लेयर 100 और 200 मीटर्स, जो सर्कुलेट कर रहा है इन रेगुलर पैटर्न में अराउंड द ओशियन। ठीक है, उसको कहा जाता है महासागरीय धाराएं। लाइक डिफरेंट ओशियनिक करंट्स आर देयर, इनको अलग अलग नाम भी दिए गए हैं जिससे कि आइडेंटिफिकेशन पॉसिबल हो सके। ओशियन करंट्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द टेम्परेचर। इनको तापमान के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, दे कैन बी क्लासिफाइड एज कोल्ड ओशियन करंट्स एंड वार्म ओशियन करंट्स। गर्म महासागरीय धाराएं और ठंडी महासागरीय धाराएं।
तो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, व्हाट आर ओशियन करंट्स? ओशियन करंट्स मींस मूवमेंट ऑफ वाटर इन द सरफेस लेयर, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जो हो रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर हम इनको डिवाइड कर सकते हैं इनटू टू टाइप्स, कोल्ड ओशियन करंट्स और आपका वार्म ओशियन करंट्स हो सकती हैं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोल्ड एंड वार्म ओशियन करंट्स, ये भी हमारे लिए डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कोल्ड ओशियन करंट्स उन महासागरीय धाराओं को कहा जाता है जो कोल्ड वाटर कैरी करती हैं, जो ठंडा पानी कैरी कर रही हैं। और वार्म ओशियन करंट्स उन महासागरीय धाराओं को कहा जाता है कैरिंग विच कैरीज बेसिकली वार्म वाटर। तो कोल्ड ओशन करंट्स दैट इज कैरिंग कोल्ड वाटर एंड वार्म ओशन करंट्स कैरिंग वार्म वाटर। क्लियर है सभी को इतना? ओके ठीक है। नाउ अब इसके लिए कुछ 3 रूल्स जो मैं आप सभी को बताऊंगी, ये बताने से पहले कि क्या क्या रूल्स हैं बेसिकली जो फॉलो करने चाहिए हमें। 3 रूल्स जो आप सभी को याद रखने ही है जब ओशन करंट का टॉपिक आए। व्हाट आर ओशन करंट? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द वाटर इन द सरफेस लेयर्स 100 to 200 मीटर जो अपर मोस्ट लेयर्स हैं। On the basis of temperature, oceanic currents can be divided into 2 types, warm ocean current and cold ocean currents. Now 3 rules which are to be followed जो आपको याद रखने हैं। First rule कि जब कोई महासागर की धारा बेसिकली ओशन की करंट, ठीक है, जो ओशन करंट है वो आपके ट्रेवल कर रही है फ्रॉम इक्वेटोरियल जो इक्वेटोरियल रीजन्स है या फिर हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। तो ओशियन करंट जो आपकी इक्वेटर से पोल की तरफ जा रही है वो कैसी होती है? वार्म करंट होती है। नाउ व्हाट इज अ वार्म करंट? मैंने आपको बताया गर्म महासागरीय धारा क्या होती है। यस एवरीवन, गर्म महासागरीय धारा एक ऐसी महासागरीय धारा जो कि गर्म पानी कैरी कर रही है। तो जो धारा, जो ओशियन करंट आपकी कैसे जा रही है स्टूडेंट्स? इक्वेटर से पोल की तरफ। तो ये कैसा वाटर कैरी कर रही है? इक्वेटर से पानी लेकर जा रही है बेसिकली। एंड हियर वी हैव हायर टेम्परेचर, ज्यादा तापमान। तो आपका कैसा वाटर होता है यहां पर? उस सरफेस पर वार्म वाटर होता है। तो ये वार्म वाटर को कैरी कर रही है और इसीलिए इसको कहा जाता है वार्म करंट। अब कोई भी धारा जनरली, मेनली मतलब कुछ एक्सेप्शंस ना हो तो आपकी जो धारा इक्वेटर भूमध्य रेखा से, दिस इज इक्वेटर, भूमध्य रेखा से पोल की तरफ ऐसे या फिर ऐसे, ठीक है, ऐसे या फिर ऐसे पोल की तरफ जा रही हो, तो वो यहां से जा रही है, इक्वेटर से जा रही है, मतलब वार्म वाटर कैरी कर रही है, मतलब ये कैसी करंट है? वार्म करंट है। ठीक है। सेकेंड रूल, तो ये आपको याद रखना है। अभी सेकेंड रूल क्या है? सेकेंड रूल है कि ओशियन करंट्स फ्लोइंग फ्रॉम पोल्स टू इक्वेटर, मतलब उल्टा इससे अभी। तो ऐसी महासागरीय धारा जो पोल से इक्वेटर की तरफ फ्लो करती हैं, दीज आर कॉल्ड एज कोल्ड ओशियनिक करंट्स। इनको ठंडी महासागरीय धाराएं कहा जाता है। अब बहुत सिंपल है, ये कहां से जा रही है? पोल से जा रही हैं इक्वेटर की तरफ। एट पोल्स वी हैव लो टेम्परेचर, कम तापमान होता है, तो आपकी कैसी यहां पर वाटर होगा? कोल्ड वाटर होगा, बेसिकली ठंडा पानी होगा। तो ये वाली करंट कोल्ड वाटर कैरी कर रही है एंड दैट इज वाई देयर कॉल्ड एज कोल्ड करंट्स। तो जब कोई आपकी जो धारा है वो ऐसे पोल से आ रही हो, लाइक दिस, इक्वेटर की तरफ, यहां से इक्वेटर की तरफ, तो उसको कहा जाएगा कोल्ड करंट। पोल से जा रही है भूमध्य रेखा की तरफ। क्लियर है सभी को? These 2 points. Now the third rule. थर्ड रूल क्या है अब ये भी जान लेते हैं।
थर्ड रूल के अकॉर्डिंग जो करंट्स हैं विच आर फ्लोइंग नियर द इक्वेटर, तो करंट्स फ्लोइंग नियर द इक्वेटर, जो भूमध्य रेखा है उसके आसपास जो आपकी धाराएं फ्लो कर रही हैं वो भी कैसी होती हैं, वार्म करंट ही होती हैं, क्योंकि भूमध्य रेखा है। अब ये यहाँ पर कैसा पानी होगा, वार्म वाटर होगा, और इसलिए ऐसी करंट को भी वार्म करंट्स कहा जाता है, गर्म धाराएं कहा जाता है। क्लियर है? आई होप सभी को ये 3 रूल्स क्लियर है। एक बार जल्दी से फिर से देख लीजिए इन्हें, ध्यान से देखिए। क्लियर है सभी को? तो ये 3 रूल्स मैंने आपको बताए हैं, वार्म करंट के बारे में, कोल्ड करंट के बारे में, और वार्म करंट जो आपके इक्वेटर के आसपास फ्लो कर रही हैं उनको भी कहा जाता है वार्म करंट्स। क्लियर एवरीवन? और जल्दी से क्लास को एक बार शेयर भी कर दीजिए जिससे कि और बच्चे भी हमारे साथ जुड़ सकें जो नहीं इन्फॉर्म्ड है अबाउट दिस क्लास। क्लियर है सभी को? अगर कुछ डाउट है अभी तक तो आप सभी पूछ सकते हो स्टूडेंट्स। साथ ही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए फॉर क्लास पीडीएफ विच इज यूपीएससी विद प्रीति मैम। क्लियर है स्टूडेंट सभी को? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आपका ओशन करंट्स क्या होता है ये हमने क्लियर किया, 3 रूल्स हमने क्लियर करे। 2 टाइप्स ऑफ ओशनिक करंट्स आर देयर, वार्म करंट्स एंड कोल्ड करंट्स। यस, आप सभी के कमेंट्स विजिबल हैं स्टूडेंट्स। तो वार्म करंट्स और कोल्ड करंट्स आपके होते हैं। अब क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इन करंट्स को अफेक्ट करते हैं उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, इससे पहले आपको यहां पर एक जनरल ब्रीफ में दे देती हूँ वार्म करंट और कोल्ड करंट का। जैसे कि मैंने आपको पहला रूल बताया, द करंट्स फ्लोइंग नियर द इक्वेटर आर कॉल्ड एज वार्म करंट। जैसे कि यहां पर आपके, अब देखिए पहला फैक्टर जो इन करंट्स को अफेक्ट करता है और वही प्राइमरी फैक्टर भी है, विंड्स हैं, हवाएं हैं। यहां पर इक्वेटर के पास ट्रेड विंड्स ब्लो करती हैं, जनरली ईस्ट से आती हैं, तो इसीलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपकी विंड जो है इस तरीके से जाएगी, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। और ये एक करंट है, एक ओशनिक करंट है विच इज फ्लोइंग नियर द इक्वेटर, जो आपके भूमध्य रेखा के पास फ्लो कर रहा है, इसीलिए कैसा करंट है, वार्म करंट है। और इस करंट को कहा जाता है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। इक्वेटोरियल बिकॉज इट इज नियर द इक्वेटर एंड नॉर्थ बिकॉज इट इज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पार्ट। सिमिलरली सदर्न हेमिस्फीयर में इक्वेटर के एकदम नीचे यहां पर सिर्फ एक ही उसी डायरेक्शन में जाती है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, इसको कहा जाता है साउथ इक्वेटोरियल करंट। इक्वेटोरियल करंट बिकॉज इट इज फ्लोइंग नियर द इक्वेटर, एंड साउथ क्योंकि एक इक्वेटर के नीचे है, साउथ में है। और ये भी क्या है, वार्म करंट है। अब यहां पर इन दोनों करंट के कन्वर्जेंस की वजह से एक और करंट बनता है आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिसको हम कहते हैं काउंटर इक्वेटोरियल करंट या फिर इक्वेटोरियल काउंटर करंट। काउंटर इक्वेटोरियल करंट, सीईसी या फिर ईसीसी, काउंटर इक्वेटोरियल करंट। तो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट फ्लोज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, साउथ इक्वेटोरियल करंट भी आपका ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है क्योंकि ट्रेड विंड की डायरेक्शन भी यही है। मतलब ट्रेड जो आपकी विंड्स हैं, जो आपकी पवन है, उनकी डायरेक्शन भी अफेक्ट करती है ओशनिक करंट्स को, महासागरीय धाराओं को। क्लियर है? साथ ही इन दोनों के कन्वर्जेंस की वजह से यहां पर एक और करंट आता है, इक्वेटोरियल काउंटर करंट। और ये तीनों ही करंट कैसे हैं, वार्म करंट है, गर्म धाराएं हैं, क्योंकि ये तीनों ही आपके भूमध्य रेखा के यहां पर हैं। समझ में आया? अब आप सभी को आंसर करना है, अगर कोई करंट है, अब सेकेंड रूल, दिस वाज द रूल 1, रूल 2 बताइए। कोई करंट यहां इधर से जा रहा है फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल्स, इस तरीके से, इस करंट का नाम है कुरोशियो करंट। ये जापान के यहां से आपका फ्लो करता है और इसको कहा जाता है कुरोशियो करंट। तो ये वार्म करंट होगा या फिर कोल्ड करंट होगा, बताइए जरा। ये करंट फ्लो कर रहा है इक्वेटर से ऑलमोस्ट पोल की तरफ, तो ये कोल्ड करंट होगा या फिर वार्म करंट होगा। एक और रूल जो मैंने आप सभी को बताया है, करंट फ्लोइंग फ्रॉम इक्वेटर टू पोल आर कॉल्ड एज वार्म करंट और कोल्ड करंट। जल्दी से बता दीजिए। यस एवरीवन, राइट। तो ये आपका एक वार्म करंट होता है, गर्म धारा होती है बेसिकली, ठीक है, क्योंकि ऐसे करंट्स जो आपके इक्वेटर से पोल की तरफ मूव कर रहे होते हैं उनको कहा जाता है वार्म करंट्स, आर कॉल्ड एज वार्म करंट्स। तो ये पैसिफिक ओशन की बात हुई है। सिमिलरली जब आपका अटलांटिक ओशन में, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में ये करंट आपका यहां से पोल की तरफ जा रहा है, इसको हम कहते हैं गल्फ स्ट्रीम। नॉर्थ अमेरिका के इधर ईस्ट में गल्फ स्ट्रीम कहा जाता है, ये भी क्या है, वार्म करंट है। इस तरीके से ये आपका जा रहा है। सिमिलरली जब हम सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो यहाँ इक्वेटर से पोल की तरफ आपका जो है एक करंट जा रहा है, यहाँ पर ब्राजील सिचुएटेड है और इसीलिए इसको कहा जाता है ब्राजील करंट। तो ब्राजील करंट कह रहे हैं इसको। अब दिस करंट इज ऑल्सो फ्लोइंग फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल्स और इसीलिए ये भी एक वार्म करंट है।
ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर पैसिफिक ओशन सदर्न हेमिस्फीयर में जब हम बात करें तो इधर इक्वेटर से आपका ये पोल की तरफ ऐसे करंट जा रहा है, आपके ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में है, इसीलिए इसका नाम है ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। एंड बिकॉज दिस इज फ्लोइंग फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, दिस इज कॉल्ड एज अ वार्म करंट। ये भी एक गर्म धारा है। अब समझ में आया सबको गर्म और ठंडी धारा किस तरीके से होती हैं। तो सबसे पहला फैक्टर मैंने बताया जो इन ओशन करंट को इन्फ्लुएंस करता है वो है विंड, और विंड एक प्राइमरी फैक्टर है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इनको इंपैक्ट करता है। बट देयर आर सम अदर फैक्टर्स ऑल्सो, तो हम वो भी कर लेते हैं। प्लैनेटरी विंड जो मैंने आप सभी को बताया, ये विंड्स जो प्लैनेटरी विंड्स मतलब ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज और पोलर ईस्टर्लीज, ये वो विंड्स हैं जो सबसे प्राइमरी रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो जो आपकी हवाएं हैं वो हैं। नेक्स्ट इज टेम्परेचर, बिकॉज टेम्परेचर भी अफेक्ट करता है और सैलिनिटी भी, क्योंकि इनसे आपकी डेंसिटी घनत्व बनेगा ओशनिक वाटर का, और डेफिनेटली आपका वो भी इंपैक्ट करेगा वाटर के करंट्स के मूवमेंट को। ठीक है, देन नेक्स्ट आपका है यहां पर फिफ्थ लैंड। डेफिनेटली इसको हम कह सकते हैं कन्फिगरेशन ऑफ कोस्ट ऑल्सो, कि जैसे कोस्ट की तट की कन्फिगरेशन है, शेप है एक तरीके से, वो भी इंपैक्ट करती है ओशनिक करंट्स को। जैसे कि आपका यहां पर आप देख सकते हो इधर, तो यहां पर या फिर यहां पर देख लीजिए, तो इधर आपका जैसे कोस्ट इस तरीके से है तो करंट भी आपके इस तरीके से फॉर्म हो रहे हैं। जैसे यहां पर आपका ये ब्राजील वाली इधर कोस्ट है, तो आपका करंट भी कोस्ट के अकॉर्डिंग ही जाता है, फ्लो करता है। इसीलिए लैंड भी एक फैक्टर है जो अफेक्ट करती है किसको, ओशनिक करंट्स को। बट जब आप देखोगे कि इनकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है लाइक दिस, तो ये मेनली होता है कोरियोलिस बल की वजह से। एंड कोरियोलिस बल वो बल जो जनरेट होता है ड्यू टू अर्थ रोटेशन। तो अर्थ रोटेशन इज ऑल्सो अ फैक्टर, पृथ्वी का घूर्णन भी एक फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है किसको, अफेक्ट करता है आपके ओशनिक करंट्स को, महासागरीय धाराओं को अफेक्ट करता है। समझ में आया क्यों? क्योंकि इसकी वजह से आती है कोरियोलिस बल, कोरियोलिस फोर्स, और कोरियोलिस फोर्स की वजह से होता है विंड की डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन। किस टाइप से होता है अब हम सभी को पता है, टूवर्ड्स राइट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड टूवर्ड्स लेफ्ट इन सदर्न हेमिस्फीयर, ये मैंने आपको बताया था। तो यही रूल यहां पर भी फॉलो होता है, तो आप सभी यहां पर देख सकते हो। देखिए अब यहां पर एक करंट ऐसे जा रहा है इक्वेटर से पोल की तरफ। ठीक है, तो जब ये ऐसे जा रहा है तो अब यहां पर नदर्न हेमिस्फीयर है, कोरियोलिस बल की वजह से राइटवर्ड मूवमेंट होगा राइट की तरफ, क्योंकि ये नदर्न हेमिस्फीयर है। ये उत्तरी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस बल की वजह से राइट की तरफ मूवमेंट होता है, ऐसे सीधे हाथ की तरफ राइट की तरफ मूवमेंट हो जाएगा। यहां पर जो आपका करंट होगा इसको हम कहते हैं नॉर्थ पैसिफिक करंट। पैसिफिक ओशन है, नॉर्थ पैसिफिक ओशन है, नॉर्थ पैसिफिक करंट बन जाएगा। फिर आपका फिर से राइटवर्ड मूवमेंट होगा ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स, और लैंड भी यहां पर है। तो यहां पर अब एक ये जो करंट एक तरीके से पोल ऊपर से हायर लैटिट्यूड से नीचे की तरफ आ रहा है, ये कोल्ड करंट है जिसका नाम है कैलिफोर्नियन करंट। यहां पर इधर नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट में है, इसको कहते हैं कैलिफोर्नियन करंट। तो कैलिफोर्नियन करंट इज अ कोल्ड करंट। ठीक है, अब आप देखोगे इस तरीके से लूप भी बन जाता है यहां पर, और एक और टर्म आएगा जो अभी मैं आपको बताने वाली हूं। इतना सभी को क्लियर है, समझ में आया? ठीक है, जब हम यहां साउथ पैसिफिक ओशन की बात करते हैं तो यहां पर आपका एक करंट जा रहा है, इक्वेटर से मूव कर रहा है इधर पोल की तरफ नीचे। अब यहां पर दिस इज सदर्न हेमिस्फीयर, और दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्शन होता है। तो इसका लेफ्ट क्या है, ये वाली डायरेक्शन है, इसीलिए ये आपकी जो है लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्शन होता है। और फिर लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्शन होगा लाइक दिस, और ये साउथ अमेरिका के वेस्ट में। इस करंट को कहा जाता है पेरू करंट। और क्योंकि ये पोल से इक्वेटर की तरफ जा रहा है, दिस इज अ कोल्ड करंट, ये एक ठंडी महासागरीय धारा है। पैसिफिक ओशन सबको क्लियर हो गया। यहाँ पर कुछ और जो ओशनिक करंट्स हैं आपकी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इधर आपकी यहां से ऊपर से एक करंट आती है लाइक दिस, इसको कहा जाता है ओयाशियो, एंड ओयाशियो इज अ कोल्ड करंट। ठीक है, सिमिलरली यहां से एक आपकी आती है, इसको कहा जाता है लैब्राडोर करंट। लैब्राडोर भी एक कोल्ड करंट है। ठीक है, तो जब हम अटलांटिक ओशन की बात करते हैं, इधर से आपका जा रही है धारा जिसको हम कहते हैं गल्फ स्ट्रीम, ये आगे जाकर बनेगी नॉर्थ अटलांटिक करंट। ठीक है, ये आगे जाकर डिवाइड हो जाती है आपकी, यहां पर नॉर्वेजियन करंट बन जाती है। अब ये क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, उत्तरी गोलार्ध है,
तो किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होगा, जल्दी से आंसर कर दीजिए, राइट या फिर लेफ्ट। ये करंट किस तरफ डिफ्लेक्ट होगी, राइट या फिर लेफ्ट, जल्दी से आंसर कर दीजिए स्टूडेंट्स। यस राइट, राइट की तरफ होगा, तो ये इसीलिए आपका राइट की तरफ डिफ्लेक्शन हो जाएगा लाइक दिस। और ये क्योंकि ऊपर से आ रहा है हाई लैटिट्यूड से नीचे की तरफ, तो दिस इज अ कोल्ड करंट और इसका नाम है कैनरी करंट। वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्थ अटलांटिक ओशन, उत्तरी जो आपका अटलांटिक महासागर है। तो यहां पर कैनरी करंट है। कौन सा करंट कहां पर फ्लो कर रहा है, ये भी याद रखना है आपको। साउथ अटलांटिक ओशन की बात करते हैं, डेफिनेटली साउथ इक्वेटोरियल करंट है। फिर आपका एक करंट यहां से इक्वेटर से पोल की तरफ फ्लो कर रहा है, ब्राजील है, ब्राजील करंट है। ये आपका ऐसे फ्लो कर जाएगा, ठीक है। इधर आपकी जो एक विंड होती है, एक करंट है जो ऑलमोस्ट कॉन्टिन्यूसली फ्लो कर रहा है, उसको हम वेस्ट विंड ड्रिफ्ट कह देते हैं, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, इट्स अ कोल्ड करंट, ठीक है। वाटर है, लैंड का ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होता। फिर ये लेफ्ट की तरफ आपका डिफ्लेक्शन होता है यहां पर, ठीक है। तो यहां पर भी आपका बन जाता है बेंजुला करंट जब हम बात करते हैं इधर की। यहां पर ये इंडियन ओशन वाला जो रीजन है, तो यहां पर आपका ये सोमाली करंट है और इधर आपका अगुलस करंट होता है, ठीक है। सोमाली अगुलस करंट आपका होता है यहां पर। आई होप सभी को क्लियर है इतना। नाउ व्हाट आर दी फैक्टर्स, ये भी मैंने आप सभी के क्लियर कर दिए हैं। यहां पर आपका हर एक ओशन को डिटेल में भी बताया गया है। ये जैसे कि आपका है अटलांटिक ओशन, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर में नॉर्थ वाले रीजन में नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, ये लैंड भी है। ये आपका इधर से यहां पर आता है, इधर फ्लोरिडा करंट, फ्लोरिडा करंट। फिर आपका इसको कहते हैं वार्म करंट ही है, गल्फ स्ट्रीम। ये आगे जाकर नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ये भी आपका इधर नॉर्वेजियन करंट बन जाएगा। ये आपका राइट की तरफ डिफ्लेक्शन होगा ऐसे, तो आपका यहां पर आता है कोल्ड करंट, जिसको हम कहते हैं कैनरीज करंट, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक ओशन की हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। यहां पर आपके दो इंपॉर्टेंट कोल्ड करंट्स भी होते हैं जो आप सभी याद रख सकते हो, लाइक इधर है लैब्राडोर करंट और इधर है ईस्ट ग्रीनलैंड करंट। क्लियर है। पैसिफिक ओशन की बात करते हैं, तो पैसिफिक ओशन नॉर्थ साउथ दोनों यहां पर है। देखिए यहां पर फ्लो कर रहा है आपका नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट लाइक दिस। ये आपका इधर बन जाएगा, आगे जाकर इधर जापान भी है, कुरोशियो करंट। ये आगे आपका एक्सटेंड होता है तो नॉर्थ पैसिफिक करंट बन जाता है। फिर ये इधर राइट की तरफ डिफ्लेक्शन होगा कोरोलिस बल की वजह से, और ये ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है इक्वेटर की तरफ, इसको कहते हैं कैलिफोर्नियन करंट एंड इट इज अ कोल्ड करंट। वार्म और कोल्ड भी समझ में आ रहा है सभी को, ठीक है। एक करंट यहां से भी ऊपर की ओर जाता है जिसको कहते हैं अलास्का करंट, अलास्का के यहां से। एक करंट ऊपर से इधर आ रहा है, छोटे छोटे करंट है जिसको हम ओयाशियो करंट कहते हैं, या फिर कामचटका करंट भी, और साथ ही ओकोट्स करंट। तो ये दो कोल्ड करंट भी है। साउथ पैसिफिक ओशन की बात करते हैं, तो साउथ इक्वेटोरियल करंट आपका इस तरीके से जा रहा है। ये आपका डिफ्लेक्शन होगा लेफ्ट की तरफ क्योंकि ये आपका सदर्न हेमिस्फीयर है। ये होता है ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में है। देन यहाँ पर आपका ये बन जाता है साउथ पैसिफिक करंट है, और आपका इस तरीके से कोल्ड करंट यहाँ पर जिसको हम कहते हैं पेरू करंट। तो ये पैसिफिक ओशन है। अटलांटिक ओशन आप सभी को समझ में आया आई होप। ये अटलांटिक ओशन का नेक्स्ट पार्ट आपका है, ठीक है। और ये आपका इंडियन ओशन है। आई होप ये सभी को क्लियर है। वार्म करंट, कोल्ड करंट कौन कौन से होते हैं। नाउ वी आर मूविंग टू अ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। हमने बात करी सरफेस पर जो करंट्स फ्लो कर रहे हैं, जो सतह पर महासागरीय धाराएं फ्लो कर रही हैं, लेकिन आपके इनके अलावा भी कुछ करंट्स फ्लो करते हैं वाटर में, जिनको हम कहते हैं डीप वाटर करंट्स, मतलब गहराई में ऊपर और नीचे की ओर वर्टिकल करंट्स। इस तरीके से जैसे आप यहां देख सकते हो, कुछ तो करंट्स आपके इस तरीके से होगा लाइक दिस, लेकिन आपके गहराई में टूवर्ड्स दी डीप बेसिकली इस तरीके से भी आपका विंड, आपका जो करंट्स है इनका मूवमेंट होता है, और इनको कहा जाता है डीप वाटर करंट्स। डीप वाटर करंट्स, और इन्हीं को या फिर हम कहते हैं थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन भी, क्योंकि ये टेम्परेचर और हेलाइन आपकी सैलिनिटी से ज्यादा इंपैक्ट उसकी वजह से बनते हैं, डेंसिटी डिफरेंस की वजह से बनते हैं। किस वजह से? ड्यू टू डेंसिटी एंड ग्रेविटी, बेसिकली ग्रेविटी। अब जब कोई करंट आपका ऊपर से नीचे की ओर जाएगा महासागर में, तो ग्रेविटी के उसमें जाएगा। अब यहां पर हो सकता है ऊपर एक वैकेंसी आपकी क्रिएट हो गई हो, तो उसको फिल करने के लिए वाटर ऊपर भी मूव कर सकता है। वैकेंसी को फिल करने के लिए नीचे क्यों आ रहा है? ग्रेविटी के चक्कर में। और ऊपर क्यों जा रहा है? यहां पर वैकेंसी, अगर मान लीजिए यहां से वाटर हट गया, वैकेंसी क्रिएट हो गई, इसको फिल करने के लिए वाटर ऊपर की तरफ मूव करेगा।
ठीक है। डीप वाटर करंट्स मेक्स अप दी 90% ऑफ द ओशियन वाटर, मतलब ओशियन वाटर जो है 90% मोस्टली यहीं पर है आपका 90%। दीज वाटर्स मूव अराउंड द ओशन बेसिन ड्यू टू वेरिएशन इन द डेंसिटी एंड ग्रेविटी। तो सभी को क्लियर है। नाउ अब मैंने बताया कि वाटर हो सकता है डेप्थ की तरफ नीचे की ओर जा रहा हो, और इसको कहा जाता है डाउन वेलिंग। क्या कहा जाता है? डाउन वेलिंग। तो डाउन वेलिंग कब हो रहा हो? जब ये पानी इस तरीके से ऊपर सरफेस से नीचे की ओर डीप वाटर, डीप में जा रहा हो, ये मूवमेंट जब हो रहा हो वाटर का, तो इसको कहा जाता है डाउन वेलिंग टुवर्ड्स द डाउन अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, बेसिकली गुरुत्वाकर्षण के कारण। यस एवरीवन, ठीक है, समझ में आया सभी को? बट ऐसा भी हो सकता है ऊपर कोई वैकेंसी हो, उसको फिल करने के लिए डीप से ऊपर की ओर मूवमेंट हो वाटर का, और इसको कहा जाता है अपवेलिंग। डाउनवेलिंग, अपवेलिंग, आई होप सभी को क्लियर है। What is downwelling? What is upwelling? तो when we talk about downwelling की जब हम बात करते हैं, downwelling is the vertical movement। vertical मतलब अभी तक मैंने क्या बताया था पहले इससे, horizontal movement। horizontal movement आपका सरफेस वाला जो हमने अभी तक डिस्कस करा है, बट ये वर्टिकल मूवमेंट है टुवर्ड्स द डाउन या फिर आपको ऊपर की तरफ। डाउनवेलिंग वो मूवमेंट है जो नीचे की ओर है। वर्टिकल मूवमेंट ऑफ सरफेस वाटर टू द डीपर पार्ट्स ऑफ द ओशियन। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए ऊपर हमें पता है आपका क्या है, वहां पर इंसुलेशन लाइट भी ज्यादा होती है। ये कैरी करता है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन टू दोज, नीचे वाले जो ऑर्गेनिज्म है उन तक लेकर जाता है, विच लिव ऑन द डीप सी फ्लोर। तो यहां पर आपका जो ऊपर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसको बेसिकली डीप सी फ्लोर तक लेकर जाता है। डाउनवेलिंग जिसको हम, ठीक है, नीचे की तरफ जो मूवमेंट है ये बोलते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है वाटर ऊपर की ओर ऐसे मूव करे आपका सरफेस की तरफ, इसको कहा जाता है अपवेलिंग, उत्थान भी कह देते हैं हम। अप मतलब टुवर्ड्स दी, ठीक है, आपका सरफेस। द अपवेलिंग रेफर्स टू, अब नीचे वाला पानी कैसा होगा? ठंडा होगा, कोल्ड होगा। तो राइज जो ये होता है कोल्ड वाटर का, जो कि आपका न्यूट्रिएंट रिच वाटर रहता है, तो जब ये ऊपर की ओर आपका आता है, राइज ऑफ कोल्ड न्यूट्रिएंट रिच ओशनिक वाटर, जो बॉटम वाटर है, टू दी सरफेस, ठीक है। और ये क्यों होता है? वैकेंसी की वजह से होता है। सरफेस पर वैकेंसी अगर क्रिएट हो जाएगी उसको फिल करने के लिए ऊपर होगा। इसका क्या इंपैक्ट होता है? अब ये कोल्ड वाटर है, इसकी वजह से ऊपर आपका डेसिकेशन हो सकता है, ड्राई कंडीशन मतलब, ठीक है। तो इसकी वजह से ड्राई कंडीशन हो सकती है, कोल्ड वाटर है क्योंकि ये। साथ ही प्रोडक्टिव फिशिंग ग्राउंड भी आपके होते हैं। समझ में आया? तो यहां पर क्या होती है अपवेलिंग, क्या होती है डाउनवेलिंग, ये भी मैंने आप सभी को क्लियर कर दिया है। साथ ही एक और कॉन्सेप्ट में मुझे आपको, जब सरफेस करंट मैंने आपको पढ़ाया, यहां पर आपका कि जो सर्कुलेशन बन जाते हैं इस तरीके से वाटर के, जो ये सर्कुलर लूप्स जो बन गए बेसिकली, इनके लिए एक टर्म यूज होता है गायर्स। तो गायर्स क्या है? जो ये सर्कुलर लूप बन गए। अब आप देख सकते हो कोरियोलिस बल की वजह से जब हमने पढ़ा, तो ये लूप किस डायरेक्शन में बन रहे हैं? तो यहां पर आपके करंट फ्लो कर रहे हैं लाइक दिस, मतलब इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये आप सभी याद रख सकते हो कि इन नदर्न हेमिस्फीयर ओशियनिक करंट्स मूव करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और यहां पर मूव करते हैं इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और ये जो लूप बन जाते हैं इसको कहा जाता है गायर्स। क्या डायरेक्शन होती है इनकी? क्लॉकवाइज इन नदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। इस तरीके से आपका करंट जाता है और इसको कहा जाता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, गायर्स जो बनते हैं ये। व्हाट इज अपवेलिंग, व्हाट इज डाउनवेलिंग, आई होप सभी को अच्छे से क्लियर है। ये ओशियानोग्राफी का टॉपिक हम आपका कंप्लीट कर चुके हैं। क्या क्या हमने कवर करा? ओशंस क्या होते हैं, सम फैक्ट्स रिलेटेड टू ओशंस हमारा। साथ ही ओशंस के साथ साथ हमने आपका जो टेम्परेचर है, मेजरली फीचर्स है, माइनरली फीचर्स हैं, ओशनिक डिपॉजिट्स जो हैं, टेम्परेचर एंड सैलिनिटी ऑफ द ओशंस, एंड हमने आपका किया यहाँ पर साथ ही ओशन करंट्स भी। अब ओशियन हम जो जनरली बोलते हैं, वैसे इसका सही प्रोनाउंसिएशन ओशंस है। तो हमने कंप्लीट ओशनोग्राफी आपकी कर ली है। क्लास की पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल विच इज यूपीएससी विद प्रीति मैम। साथ ही आप सभी मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पर भी यूपीएससी विद प्रीति मैम। और किसी भी बैच में एनरोल करना है और मैक्सिमम डिस्काउंट लेना है तो पीटीसी लाइव कोड भी आप यूज कर सकते हो, जिससे कि आप सभी मेरे साथ भी जुड़ सको, मैं भी आपकी प्रिपरेशन का एक पार्ट बन सकूं, ठीक है। आप सभी को गाइड करने के लिए, तो जैसे कि 2025 का फास्ट ट्रैक बैच है, जब प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक सही तरीके से एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में करो, बिकॉज टाइम ही सबसे ज़्यादा प्रीशियस है। यू कांट वेस्ट योर टाइम। अपनी ग्रेजुएशन का समय, अपने स्कूल का समय, या फिर ग्रेजुएशन के बाद का समय अनएम्प्लॉयड रहकर या एम्प्लॉयमेंट के साथ मेहनत करके,
उस टाइम का सही से यूटिलाइज करना फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सही से मेहनत करना। और उसके लिए स्टडी IQ IAS आपको कि बेस्ट मटेरियल दिया जा सके, बेस्ट गाइडेंस दी जा सके, सब कुछ बेस्ट दिया जा सके, बेसिकली आपकी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन किया जा सके। तो आप सभी ज्वाइन कर सकते हो 2025 का फास्ट ट्रैक बैच। 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्रतिज्ञा प्लस, या फिर 2027 के लिए लॉन्ग टर्म बैच। और इन सभी पर मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको डिस्काउंट कोड आप यूज कर सकते हो PTC लाइव। क्लियर है स्टूडेंट्स? अगर आप एडमिशन इंक्वायरी नंबर पर कॉल करते हो तो भी बोल सकते हो कि PTC लाइव प्रीति मैम के मेंटोरशिप में बैच में एनरोल करना है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड लक। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।